हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, मेरा नाम है विकास और मैं रेलवे में एनटीपीसी 2019 से सिलेक्टेड हूँ। और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आप सभी को उसी रेल परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। देखिए, अभी नई नई वैकेंसीज आ रही है। एनटीपीसी की वैकेंसी आपको पता है आने वाले कुछ मंथ में लगने वाली है। और ग्रुप डी का आपने फॉर्म भर ही रखा होगा। इसके अलावा अभी फिलहाल में असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970 पदों पे नई वैकेंसी की रेलवे ने घोषणा कर दी है। तो अब आप खुद देख सकते हो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है रेल परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और हमारा जो चैनल है कोस्मो अकेडमी, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के डेडिकेटेड है। और रेलवे से रिलेटेड जितनी एग्जाम्स है उनका सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। रेलवे की तैयारी करने के लिए आपको किसी अन्य चैनल पे या अन्य किसी चीज जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफलाइन ना किसी आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। बस आप डेली बेसिस पे कोस्मो अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कीजिए और डेली आइए। डेली आपके लिए नए नए वीडियोस ला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर हम पूरी तरीके से कायम हो सके। और इसी को देखते हुए स्टैटिक जीके का जो अपना आज का टॉपिक है वो रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं 1952 से 2017 तक भारत में चली। 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब है कि एक मॉडल फिक्स किया गया, कुछ लक्ष्य रखे गए, उन लक्ष्यों को इन 5 सालों में अचीव करना है। कुछ जो योजनाएं हैं, कुछ जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सफल भी रही, लेकिन कुछ जो पंचवर्षीय योजना है वो बहुत तरीके से असफल भी रही। असफल रहने का असफल रहने के बहुत सारे कारण भी थे। और पंचवर्षीय योजनाएं लाई क्यों गई थी, सबसे पहले अपन को उसका बेस समझना जरूरी है। देखिए, 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद में भारत की कंडीशन ऐसी थी कि भारत अपना जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास करने में सक्षम नहीं था। तो उसको और औद्योगिकरण को, कृषि को, सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से एक प्लानिंग के रूप में योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। और पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसकी जो सारा रूपरेखा है, जो सारी कोर है, वो योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई थी। और जब पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसको संसद में जो पहले प्रधानमंत्री थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था। तो ये था अपना पंचवर्षीय योजनाओं का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अपन पंचवर्षीय योजनाओं की डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना स्टैटिक जीके का पार्ट है, सारी एग्जाम्स में आता है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी करो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, एक ना एक क्वेश्चन इस पंचवर्षीय योजना से जरूर घुसता ही घुसता है। तो चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं अपन। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक लागू की गई। बिल्कुल सही बात है, पता है अपन को, मैंने बता दिया आपको। ये योजनाएं समाजवादी आर्थिक विकास मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समाजवादी आर्थिक विकास मॉडल, इसका मतलब है कि भारत में जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद में भारत को एक समाज को एकत्रित करते हुए भारत की जो जनता है, जिसमें उपद्रव हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, कोई भारत में मिलने का चाहती, किसी को भारत से बाहर जाने की चाहती, आर्थिक तंगी थी भारत में, उन सभी को एक जगह लाने के लिए समाजवादी आर्थिक विकास मॉडल की आवश्यकता थी। और इसी मॉडल पर पूरी पंचवर्षीय योजनाएं अपनी आधारित है। आगे देखते हैं अपन। और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल, आर्थिक जो विकास है उसी के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। इन योजनाओं का निर्माण योजना आयोग प्लानिंग कमीशन द्वारा किया जाता था। प्लानिंग कमीशन 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। इसकी प्लानिंग कमीशन की आपको बस डेट याद रखनी है, 1950 में। इसके बाद में 2015 में योजना आयोग को भंग करके इसके जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी नीति आयोग की स्थापना, थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन बाद में पढ़ेंगे। 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी उस टाइम
योजना आयोग ने पूरी प्लानिंग करता था, और अब योजना आयोग के बजाय जो अपना भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग, वो भारत की जो योजनाएं हैं, भारत का जो बिजनेस है, उन सब की जो प्लानिंग करता है वो नीति आयोग करता है। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजनाओं का बेस था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं पे अपन मूव करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो अपन इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का जो पार्ट रहेगा उसमें अपन 1 से 6 तक पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। उसमें योजना अवकाश भी आएगा, रोलिंग जो प्लान था वो भी आएगा, सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो बैठे रहिए, नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वही आपके काम में आएंगे। इतना बड़ा जीके, इतने डिटेल्स आप बाद में नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बस बनाते चलिए। एरो सिस्टम से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एरो सिस्टम नोट्स कैसे बनाते वो भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल देखते हैं अपन प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना का मतलब है 5 सालों के लिए बनाई गई योजनाएं। देखिए इसमें देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत ने आर्थिक विकास पर जोर दिया। आर्थिक विकास पर क्यों दिया? भारत जब आजाद हुआ था तब भारत में जो अर्थ है, जो धन है, उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। भूखे मर रहे थे लोग, खाने को पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो उन्हीं सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास पर जोर दिया गया, और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 के बीच में, उसको पहली बार संसद में पेश किया था। मुख्य क्षेत्र था कृषि क्षेत्र। अब भारत कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले अपन को किसको मजबूत करने की जरूरत है? वो है कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत का जो मूल है, जो कोर है, वो है कृषि। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य क्षेत्र था वो था अपना कृषि क्षेत्र, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। और पहली पंचवर्षीय योजना के बाद में ही भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि जब तक बांध का निर्माण नहीं होगा तब तक कृषि की उपज नहीं बढ़ा सकते अपन, कृषि को अपन बढ़ावा नहीं दे सकते। तो बांध का निर्माण किया गया, मुख्य क्षेत्र था इसमें पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र। और ये मॉडल था इसका हेरोड डोमर मॉडल। इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, वो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे। अब हेराल्ड डोमर मॉडल कौन थे? ये हेराल्ड डोमर कौन थे? देखिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसका जो मॉडल है वो भारत के द्वारा रशिया से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्लानिंग थी वो रशिया के द्वारा की गई थी, और रशिया से ही भारत ने अज्यूम किया है, भारत ने कंज्यूम किया है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से मैं आपको डिटेल्स, बहुत डीप में जाके यहां पे आपको डिटेल्स दे रहा हूं। इतना पंचवर्षीय योजनाओं पे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद में आप कमेंट करो कि सर यहां से क्वेश्चंस हमारे पूछे नहीं गए, या यहां से सारे क्वेश्चंस पूछे गए। बस आप पूरा वीडियो देखो, चाहे 2x की स्पीड में देखो, 1x की स्पीड में देखो, 1.5x की स्पीड में देखो, वीडियो पूरा देखो, और कंटेंट आप पूरा अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, तो देखते हैं अपन 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। 1956 में देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का समापन था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग पॉइंट था। लक्षित वृद्धि दर 2.1 थी और प्राप्त विकास दर 3.6%, यानी कि ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कहीं ना कहीं सक्सेस हुई थी, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था, क्या रखा गया था? 2.1%। उसकी जगह जो अज्यूम किया भारत ने, जो लक्ष्य प्राप्त किया, जो विकास दर प्राप्त की, वो थी 3.6%। ठीक है, ये था प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा ब्यौरा। अब 1956 तक जो स्थापित 5 आईआईटीज थी, उनका अपन नाम देखते हैं, और कौन कौन सी आईआईटीज थी वो अपन देखते हैं। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर 1951, पश्चिम बंगाल, ये सबसे पहला आईआईटी था। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। ठीक है, इसके बाद में आईआईटी बॉम्बे 1958 में इसकी स्थापना की गई, बॉम्बे महाराष्ट्र में। आईआईटी मद्रास 1959 में तमिलनाडु। आईआईटी कानपुर 1959 में उत्तर प्रदेश में। आईआईटी दिल्ली 1961 दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि 1956 तक
केवल आईआईटी खड़गपुर जो पहला आईआईटी है 1951, ये पूरी तरह से कार्यरत था, जबकि जो अन्य 5 आईआईटीज है, अन्य जो 4 आईआईटीज है, उनका रोड मैप तैयार हो रहा था, उनको सिर्फ अभी तैयार किया जा रहा था। स्थापना उनकी कर दी गई थी, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे हो चुके थे, ईयर इनके फिक्स हो चुके थे कि इस साल में इस संस्था की, इस आईआईटी की स्थापना की जाएगी। लेकिन 1951 में जो आईआईटी खड़गपुर है ये पूरी तरीके से कार्यरत था, ये पूरा काम स्टार्ट कर चुका था अपना। ठीक है, देखिए 1956 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1956 पारित किया गया, जिससे आईआईटीज को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ये बहुत डीप में जाके खोज के लाई गई हुई लाइन है, बहुत मतलब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो जीके है ये कई जगहों का कंपाइलेशन है, कई साइट्स का, कई जो विकिपीडियाज है उसका, मेरे खुद के नोट्स का, सबका कंपाइलेशन करके आपको एक जगह दिया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जिससे आपको किसी भी एग्जाम के लिए इस टॉपिक के अलावा बाहर नहीं पढ़ना पड़े। मैं यही चाहता हूं और मेरा तरीका यही रहेगा, आप बस फॉलो कीजिए। जीके में आपको मास्टर बनाने की तैयारी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण। आपको पता है जब 1956 में अंतिम में जब 5 आईआईटीज की स्थापना की गई थी तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही इन्हीं 5 आईआईटीज की स्थापना की गई थी। 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का लास्ट डे था और 1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग ईयर था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से औद्योगिक पर आधारित थी। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का औद्योगिकरण, भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योगों का विकास इसलिए करना पड़ा, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास कर लिया गया। कृषि करने के लिए आपको औद्योगिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कच्चा माल आप कृषि से निकाल सकते हो, लेकिन कच्चे माल को यूज करने के लिए आपको मशीनरी की आवश्यकता होगी, आपको औद्योगिकरण की आवश्यकता होगी, आपको फैक्ट्रियों की आवश्यकता होगी, आपको कारखानों की आवश्यकता होगी। इसीलिए इनको लिंक करते हुए चलना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। रूपरेखा इसकी पीसी महालनोबिस ने इसकी रूपरेखा या पीसी महालनोबिस का मॉडल अपन देख सकते हैं। पहला जो मॉडल था वो हेरा डोवन मॉडल पर आधारित था, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, जब उद्योगों का अपन बढ़ावा देते हैं, जब कच्चा माल उद्योगों में पहुंचेगा, जब कारखानों में पहुंचेगा, वहां से वो यूज करने लायक बनेगा। जैसे यूज करने लायक बनेगा आप उससे त्वरित परिवर्तन ला सकते हो। आप मशीनरी का, आप हर चीजों का कृषि में उपयोग कर सकते हो, आप अपने आर्थिक विकास के लिए मशीनरी का उपयोग कर सकते हो। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर देना। अब देखिए इसमें एक नई चीज स्टार्ट की गई थी, ध्यान देना इसमें क्या है। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किए थे। घरेलू उद्योगों, इस जो वर्ड है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। घरेलू उद्योगों पर, घरेलू उद्योग इसलिए क्योंकि भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपने उद्योगों पर जोर दिया। अब एक चीज आप सोचिए, अगर भारत में जो कच्चा माल है उसकी पैदावार खुद भारत कर रहा है, उस पैदावार के बाद में कच्चा माल जब अपने मशीनरी में जाता है, जब अपने उद्योगों में जाता है, तो वो यूज करने लायक उसको मटेरियल में चेंज किया जाता है। अगर उन्हीं चीजों को अपन बाहर से आयात करेंगे, उन्हीं चीजों को अगर अपन बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो भारत के जो उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएंगे। क्यों? मेन रीजन ये है कि अगर बाहर से अपन कुछ चीजें मंगा रहे हैं तो उनका उपयोग अपन बाहरी जो चीजें हैं उनका उपयोग करेंगे, लेकिन भारत में जो निर्मित चीजें हैं उनका उपयोग कम हो जाएगा। इसीलिए भारत के जो निर्मित है, जो मेड इन इंडिया जो चीजें थी, जो पका हुआ माल था, जो यूज करने लायक माल था, उसको बढ़ावा देने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयात पर शुल्क अधिरोपित किया था।
लक्षित वृद्धि दर 4.5%, वास्तविक विकास दर 4.27%। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये योजना सफल रही। पहली योजना सफल रही, द्वितीय योजना सफल रही। इसका मतलब है कि भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्लानिंग थी वो अब तक सफल रही है। अब आगे देखते हैं अपन। देखिए ये यहां से इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने है। इंपॉर्टेंट इसलिए भारत ने जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी तो उसको उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। उन्हीं उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए 3 जो इस्पात संयंत्र है उनकी स्थापना करी गई थी। 3 कौन कौन से हैं आप ऊपर देख सकते हो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ठीक है, तीनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, आप बस नोट्स बनाते हुए चलना। देखिए पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी के नाम से इसको जाना जाता है। स्थान है भिलाई, छत्तीसगढ़ में ये स्थान है। इसका स्थापना वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1955 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सहयोगी देश था इसमें सोवियत संघ, यूएसएसआर, जिसको अभी रूस के रूप में जाना जाता है। कौन सा? रशिया। अपन जो यूएसएसआर है उसको सबसे बड़ा देश है जो रूस, उसके रूप में जानते हैं। लेकिन यूएसएसआर जब था 1992 तक, कब? 1992 तक जब यूएसएसआर था तब तक उसमें 15 देश शामिल थे। कितने? उसमें 15 देश शामिल थे। तो जो यूएसएसआर है, यहीं की जो पंचवर्षीय योजना है वो प्लानिंग भी यूएसएसआर की ही है। और भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना में यूएसएसआर ने भारत का सहयोग किया। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट था, मतलब प्राइवेट नहीं था, यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत सरकार के द्वारा बनाया गया स्टील प्लांट था। भारत का प्रमुख रेल पटरियों का निर्माता, रेल परिवार का आप हिस्सा बनने जा रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के जो रेल पैनल्स हैं, भारत की जो रेल की पटरियां हैं, जिनको अपन बोलते हैं कि ये सबसे मजबूत लोहा है, वो कहां पे निर्माण होता है उनका? तो उनका निर्माण होता है भिलाई इस्पात संयंत्र। भारत का पहला रेल पटरियों का निर्माता है। वर्तमान में इसको सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। और भारत में भारी मशीनरी को रक्षा उपकरणों के लिए स्टील प्लांट का स्टील का उत्पादन करता है। सॉरी, ठीक है। भिलाई के बारे में आपने समझ लिया। 1955 में इसकी स्थापना की गई, यूएसएसआर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और यूएसएसआर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। भारत में जो रेल पटरियां हैं उनका सबसे बड़ा निर्माता कौन है? भिलाई इस्पात संयंत्र। पहला इस्पात संयंत्र अपना कंप्लीट। दूसरा इस्पात संयंत्र अपन देखते हैं। दूसरा है प्रमुख स्टील प्लांट का जो दूसरा स्टील प्लांट है वो है राउरकेला, जो कि ओडिशा में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, आरएसपी वो था, बीएसपी ये था आरएसएसपी। स्थापना वर्ष 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। सहयोगी देश था इसमें जर्मनी। ये याद रखना है आपको। जो भिलाई इस्पात संयंत्र था उसमें यूएसएसआर ने उसको सहायता राशि या सहयोग किया था उसको स्थापना करने के लिए। और जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उसको स्थापना करने के लिए जर्मनी ने इसकी सहायता की थी। ठीक है, मुख्य विशेषताएं अपन इसकी देखते हैं। भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। ऑटोमोबाइल और मशीन निर्माण के लिए विशेष स्टील का निर्माण करता है। ऑटोमोबाइल्स जो अपने कार वगैरह है, जो अपने मोटरसाइकिल वगैरह, जो बाइक वगैरह है, उनको निर्माण के लिए यहां से राउरकेला इस्पात संयंत्र से जो स्टील है उसका निर्माण किया जाता है। इसमें प्रक्रिया है एक एलडी प्रक्रिया का उपयोग करके स्टील बनाया जाता है। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी एक नॉर्मल जानकारी के लिए मैंने इसको डाल दिया। मेन इंपॉर्टेंट है कब स्थापना? 1959 में। कहां पे है राउरकेला? ओडिशा में। किसके सहयोग से बनाया गया है? यह बनाया गया है जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, 2 अपने स्टील प्लांट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा स्टील प्लांट है अपना दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट संयंत्र ये कहां पे स्थित है? इसको डीएसपी के नाम से जाना जाता है। स्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। स्थापना वर्ष 1959 में। 1959 में देखिए 2 प्लांट का स्थापना करी गई थी। पहला राउरकेला, आरएसपी के नाम से जाना जाता है। डीएसपी दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है 1959 में। इसका सहयोगी देश कौन सा है? इसका सहयोगी देश है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। विशेषता अगर अपन इसके देखें तो भारत में संरचनात्मक स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील का प्रमुख उत्पादक ये है। रेलवे, पुलों और भवन निर्माण के लिए स्टील का उत्पादन करता है। यहां नवीनतम तकनीकी ऑक्सीजन कन्वर्टर तकनीक का उपयोग किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 स्टील प्लांटों की स्थापना की गई थी। तीनों स्टील प्लांट मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में। तृतीय पंचवर्षीय योजना
सबसे असफल योजना, सबसे गई गुजरी योजना। क्यों? देखिए, मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग संतुलन। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयात शुल्क लगाया गया, उसी को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भरता को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई और उसके साथ साथ कृषि और उद्योग का संतुलन भी बढ़ाया गया था इसमें। इसके साथ ही जमीनी स्थिति पर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनावों की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ग्रास रूट लेवल पर पंचायत चुनाव क्या होते हैं? गांव गांव में जो पंचायतें बनाई गई हैं उन्हीं का चुनाव करके वहां का एक मुखिया निर्धारित किया जाता था। वो उस जो एरिया है उस एरिया का मुखिया होता था, वही उस एरिया को पूरे को संभालता था। तो इसीलिए पंचायत चुनाव, क्योंकि सबको एकीकृत करना था, सबको इंटीग्रेटेड करना था, सबको एक जगह लाके एक प्लेटफॉर्म पे लाके भारत को अर्थव्यवस्था मजबूत करनी थी भारत की। इसीलिए पंचायत चुनावों की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। लक्षित वृद्धि दर थी इसमें 5.6%, क्योंकि भारत देखा जब पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल रही, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। लेकिन मेन जो कारण है इसका ठप होने का, इसका बर्बाद होने का, इसका सबसे असफल होने का, वो है दो कारण थे इसमें। चीन युद्ध 1962 में, चाइना का युद्ध, और भारत पाक युद्ध 1965 में। भारत ने दो युद्ध लड़े, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो इसका टाइम क्या था? 1961 1966। जब भारत युद्ध में कूद गया, युद्ध में कूदने के बाद सब चीजें बर्बाद ही होती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, 1961 से 1966 के बीच में। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो इसके सफल होने के चांसेस बिल्कुल जीरो माने जाते हैं। मेन इंपोर्टेंट कारण इसका यही है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसको असफल होने का। ठीक है, सबसे असफल योजना है, पूछा जाता है कि सबसे असफल योजना कौन सी है, वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब आता है योजना अवकाश। जब तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से ठप पड़ गई, उसके बाद में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा योजना अवकाश लिया गया, मतलब वार्षिक योजनाएं बनाना स्टार्ट की गई। 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी थी। 1965 में भारत ने भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा था। उसके बाद में योजना अवकाश 1967 से 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 69 3 सालों तक एक एक साल का योजनाएं तैयार की गई थी। इसको योजना अवकाश कहते हैं। और योजना अवकाश का क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब से कब तक लगा था, तो 1966 से 1969। ठीक है, 3 सालों का योजना अवकाश माना जाता है। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा था। इसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई थी। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1969 से 74। ठीक है, मुख्य उद्देश्य अपन इसका देखते हैं। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य भी आत्मनिर्भर था, लेकिन वहां पे अपन सफल नहीं हो पाए, इसीलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में इसको शामिल किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसमें गरीबी उन्मूलन था और आत्मनिर्भरता। इसमें एक नया नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गरीबी हटाओ का जो ये नारा है इंदिरा गांधी के द्वारा जो दिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इसके बाद में इसका मॉडल था गॉडगिल मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई मॉडल नहीं था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। जो बैंक थे भारत में, जो छोटे छोटे बैंक थे जो अब तक उनको नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 में, कब, यह आपको ध्यान रखना है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें एसबीआई, बीओआई, जितने बड़े बैंकों का आप नाम सुनते हो वो सारे बैंक इसमें शामिल थे। उसके बाद में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया गया। सूखा क्षेत्र संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। लक्षित वृद्धि दर थी इसमें 5.6%, जबकि वास्तविक विकास दर था
6%। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी फेल साबित हुई। पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल रही, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। आप इसमें देख सकते हो लक्षित वृद्धि दर 5.6% था, जबकि वास्तविक विकास दर इसमें 3.6% तक ही रहा है। इसलिए ये जो योजना है ये असफल रही। इसके बाद में अपन देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1974 से 1978 के बीच में। अपन इसके बारे में देखते हैं। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दे दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, मतलब एनएच, नेशनल हाईवे। धीरे धीरे भारत विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। 1951 में जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी तो सबसे पहले जो कोर था, जो रूट थी, वो थी कृषि, उस पर जोर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब भारत अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करता गया, उसके बाद में ये सब चीजें इसमें स्टार्ट की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एमएनपी हम थोड़ा सा बता देता हूं, एमएनपी क्या होता है, मिनिमम नीड प्रोग्राम। इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या किस किस चीजों की आवश्यकता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको जो बुनियादी आवश्यकताएं है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तीन चीजें जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन्हीं सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की जो स्टार्ट है उसको किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और उसका जो रोल मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था, वो था डीपी धर के द्वारा उसका रोल मॉडल तैयार किया गया था। इसमें लक्षित विकास दर रही 4.4%, वास्तविक विकास दर रही 4.8%। मतलब इसको अपन सफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जान सकते हैं। आखिरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना फेल। उसके बाद में भारत के लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत करके पांचवी जो पंचवर्षीय योजना में है उसको अपना विकास दर जो लक्षित थी और जो वास्तविक थी उसमें डिफरेंस बढ़ा दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। इसमें आप देख सकते हो ऊपर, ये प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो होती थी 5 वर्षीय योजनाएं, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो सिर्फ 4 साल तक की पंचवर्षीय योजना रही थी। जब मोरारजी देसाई, जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1978 में, ये इंपॉर्टेंट है ये डेट और ये नाम, 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई उसने पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज कर दिया। उनके अकॉर्डिंग जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रही थी। इसीलिए जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल 5 साल का होता था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल 4 साल रह गया था। किसके द्वारा इसको खारिज किया गया था, इंपॉर्टेंट है भैया, मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80, मतलब 80 तक। रोलिंग प्लान का मतलब है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसको कैंसिल कर दिया गया मोरारजी सरकार के द्वारा। इसके बाद में 1978 से 80 के बीच में अस्थिरता का दौर आया। अस्थिरता का दौर इसीलिए आया क्योंकि सरकारें आ रही थी, जा रही थी, सरकारें फिक्स सरकार नहीं रहती, कभी सरकार पलट रही थी, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी जनता पार्टी की सरकार, कभी किसकी सरकार, कभी किसकी सरकार। इसी वजह से भारत में अस्थिरता का दौर था 1978 से 80 के बीच में। उसी को देखते हुए रोलिंग प्लान लाए गए और यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। लेकिन बदले में जब 1980 में इंदिरा गांधी के से फिर प्रधानमंत्री चुने गए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो जनता पार्टी के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना पेश की गई थी उसको वापस से खारिज कर दिया गया। इसी वजह से 1978 से 80 का जो दौर था वो भारत में अस्थिरता का दौर माना जाता है। पूछा जाता है, ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने प्रथम पांचवी जो पंचवर्षीय योजना उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में 1980 में जब इंदिरा गांधी ने दोबारा प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने जनता पार्टी के द्वारा जो छठी पंचवर्षीय योजना पेश की गई थी उसको वापस से कैंसिल कर दिया था। इसके बाद में अपन देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। ये आज की अपनी लास्ट पंचवर्षीय योजना होगी, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। वापिस इसका 5 साल का टेन्योर
हो गया। लक्षित विकास दर थी इसमें 5.2%, वास्तविक विकास दर 5.7%, इसलिए इसको सफल योजना माना जाता है। इसका मतलब है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद में सारी जो पंचवर्षीय योजना है वो धीरे 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 सफलता की ओर बढ़ रही थी, विकास की ओर बढ़ रही थी। इसने मूल्य नियंत्रणों और समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। आर्थिक उदारीकरण, भारत में इस टाइम सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, सबसे ज्यादा जो अर्थ था, जो धन था, उसकी जरूरत थी, क्योंकि विकास कभी भी बिना पैसों के नहीं होता है। बिल्कुल, जब मैं हुआ था तो घर वालों के पैसे लगे थे। हॉस्पिटल में आप कोई भी अगर पैदा हो गए तो पैसे लगते हैं। मेरा नाम भी विकास है, तो विकास जब पैदा हुआ था तब क्या हुआ था, घर वालों के द्वारा हॉस्पिटल में पैसे दिए गए थे, इसीलिए विकास को आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता थी। इसी के बाद में इसने नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। नेहरूवादी समाजवाद इसके लिए अंत इसलिए इसका माना जाता है क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अब तक जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी वो उन्हीं का जो रोड मैप तैयार किया गया था उसी के बेस पे ये आगे बढ़ रही थी। लेकिन 1980 में जो नेहरूवादी जो समाजवाद प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवार नियोजन, एकदम से जब जनसंख्या विस्फोट हुआ तो उसको नियंत्रित करने के लिए भारत में छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसके माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके बाद में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसके समिति कौन थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में। इसका जो सन है वो भी आपको ध्यान रखना है, 1982 में। 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म इसकी नाबार्ड है, इसकी स्थापना की गई थी। इसको सही से लिख लो, 1982। इसका जो सन था वो था 1982। समिति कौन सी थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना अपन देख चुके हैं। आज के लेक्चर में बस अपन 6 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, बोरिंग लेक्चर लगता है, इसलिए आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। 6 पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें रोलिंग प्लान, जिसमें योजना अवकाश, सारी चीजें आपको बता दी गई है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो इन्हीं 6 जो पंचवर्षीय योजनाएं इन्हीं से बनते हैं। तो ये था मेरा कंटेंट, और आपको कैसा लगा आप बस कमेंट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। इस चैनल को, कॉस्मो अकेडमी जो परिवार है, उसको आप ही आगे बढ़ा सकते हो। आपके सपोर्ट के बिना ये जो परिवार है, आपका जो सपना है रेल परिवार बनने का, वो सपना भी कॉस्मो अकेडमी के माध्यम से पूरा हो सकता है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, राम राम।